बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के करियर काउंसलिंग सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। आज के सेमिनार का टाइटल है मेक मोस्ट सूटेबल डिसीजंस इन योर एजुकेशन, कैरियर एंड लाइफ, और मैं हूँ डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। मेरे रिस्पेक्टेड टीचर ने मुझे एक एडवाइस की थी कि आप एक टीचर हैं, कभी भी कोई ऐसी बात ना करें जिस पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश ना करते हैं। इंशाल्लाह इस सेमिनार में मैं आपसे वही बातें अर्ज करूंगा जिन पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो सेमिनार्स हैं उनका एक बुनियादी मकसद है कि हमारे तालीमी इदारों में, इंडस्ट्री में और माशरे में एक कल्चर डेवलप हो जाए मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। एक गांव में एक चौधरी साहब रहते थे जो कि तबीयतन कंजूस थे। उस गांव में तकरीबन 30 के करीब मिरासी रहते थे, जो चौधरी साहब से कई मरतबा कह चुके थे कि आप हमारी दावत करें, लेकिन खर्चे के डर से चौधरी साहब उन्हें हर दफा टाल देते थे। तो एक दफा सारे मिरासी इकट्ठे होकर चौधरी साहब के पास आए और कहने लगे, हम कब से कह रहे हैं आप दावत करें, लेकिन आप हमें टाल देते हैं। अगले जुम्मे हम आपके पास खाना खाने आएंगे। चौधरी साहब ये सुन के परेशान हो गए। उन्होंने बाद में अपने मुलाजिम रहमे को बुलाया और उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों का हम खाना करेंगे तो काफी खर्चा हो जाएगा, इसका कोई हल बताओ कि खर्चा भी कम हो और इज्जत भी रह जाए। तो रहमे ने कहा, जी एक सोल्यूशन है, वो ये है कि जब ये सारे आए मेहमान तो आप एक आवाज दीजिएगा कि रहमिया हिरन का गोश्त ले आओ। तो मैं किचन में जाऊंगा और एक खाली देगचा गिरा दूंगा और आपको आकर बताऊंगा कि चौधरी साहब हिरन का गोश्त गिर गया है। तो आप कहिएगा अच्छा फिर बकरे का गोश्त ले आओ। तो मैं किचन में जाऊंगा और एक और खाली देगचा गिरा दूंगा और आपको आकर बताऊंगा कि बकरे का गोश्त भी गिर गया है। तो फिर आप मुझसे कहिएगा अच्छा चलो मुर्गे का गोश्त ले आओ। तो मैं जाके एक और खाली देगचा गिरा दूंगा और आपको आकर बताऊंगा कि मुर्गे का गोश्त भी गिर गया। फिर आप मुझसे पूछिएगा कि कुछ और है, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि सिर्फ दाल बची है और एक्चुअल में भी हम सिर्फ दाल ही पकाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पकाएंगे। तो इस तरह हम सबको दाल खिला देंगे और हमारी इज्जत भी रह जाएगी। तो इस आपको ये आइडिया पसंद आया और ये डन हो गया। जुम्मे के दिन सारे मिरासी आ गए। तो इस चौधरी साहब ने आवाज लगाई कि रहमिया हिरन का गोश्त ले आओ। तो किचन में से धड़ाम से देगचा गिरने की आवाज आई और रहमिया भागा भागा आया और कहने लगा, चौधरी साहब दाल ही गिर गई है। तो अल्लाह पाक ने जो कुछ हमें दिया है हम उसे अच्छा सा जरूर इंजॉय करें। दूल्हे ने दुल्हन को गुलाब का फूल पेश किया। तो दुल्हन, नहीं मुझे तो कोई सोने की चीज चाहिए। दूल्हा, ये लो तकिया और सो जाओ। शौहर बीवी से कहता है कि तुम वैसी रोटी नहीं पकाती जैसी मेरी अम्मी पकाती थी। तो बीवी कहती है, आप भी वैसा आटा नहीं गूंथते जैसे आपके अब्बा गूंथते थे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेमिनार के दौरान अपने चेहरे पे स्माइल जरूर रखें और लाइफ में भी रखें और लोगों की हौसला अफजाई दे रहें। इस सेमिनार के पहले सेक्शन में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा लाइफ एंड डिसीजन मेकिंग। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो लाइफ है इट इज इक्वल टू टेक्निकल स्किल्स प्लस ह्यूमन इंजीनियरिंग। काइंडली आप में से कोई बताएगा कि इसमें टेक्निकल स्किल कितने परसेंट है और ह्यूमन इंजीनियरिंग कितने परसेंट है? जी प्लीज कोई बताएगा। एनी गेस्ट जी फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? 50-50। 50-50। रिसर्च ये कहती है कि लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है, जो आपकी इनकम है, वो सिर्फ 15% बेस करती है आपकी टेक्निकल नॉलेज पे, जो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिफरेंट कोर्सेज से एक्वायर करते हैं। और बाकी जो 85% है वो बेस करती है आपके ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स पे। अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स को सीख लेते हैं तो रिसर्च कहती है कि आपकी इनकम 700% तक इंक्रीज हो सकती है। सो व्हाट इज ह्यूमन इंजीनियरिंग? ह्यूमन इंजीनियरिंग ये है कि आपकी एबिलिटी कि आप लोगों को लीड कर सकें, उनके लिए रास्ते बना सकें जिस पर वो चलें और अपने आप को इम्प्रूव करें। आपकी एबिलिटी कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें और वो काम भी करें जो इससे पहले उन्होंने नहीं किए। आपकी एबिलिटी कि आपका लोगों के ऊपर असर हो, इन्फ्लुएंस हो, और लोग वो काम भी करें जो आप चाहते हैं कि वो करें, लेकिन वो काम आपके कहे बगैर करें। अगर हम अपनी एजुकेशन में, कैरियर में और लाइफ में टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स को भी सीखने पे मेहनत करें तो हम अपनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल कर सकते हैं। दूल्हे ने दुल्हन से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। तो दुल्हन ने शर्माते हुए कहा कि ये तो कोई भी कर सकता है, मेरे साथ जिंदगी गुजार के दिखाओ तो माने। आपसे अगला सवाल मेरा ये है
कि हम जो डेली टास्क परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेज जाने के लिए तैयार होना या डिसाइड करना डिनर में क्या हो या ड्रेसअप होना किसी शादी के लिए, तो हमें मेन चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? कोई बताएगा जी? डिसीजन मेकिंग सर। डिसीजन मेकिंग। इसको थोड़ा सा करूंगा, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन। कि आपके पास एक ही सिचुएशन है और मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें से मोस्ट सुटेबल कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट ड्रेसेस हैं, और अगर आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट सुटेबल आपके लिए सोल्यूशन क्या होगा उन ड्रेसेस में से? कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? और इसी तरह से यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड करने जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छा कोट है कि जिंदगी में सही और गलत के फैसले बड़े फैसले नहीं होते। बहुत सारे सही में से सबसे ज्यादा सही का फैसला और बहुत सारे गलत में से सबसे कम गलत का फैसला, ये जिंदगी के बड़े फैसले होते हैं। ये 2008 की बात है। मेरे एक दोस्त ने एक पीएचडी के आइडिया पे प्रेजेंटेशन दी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में। प्रेजेंटेशन के बाद प्रोफेसर ने कहा कि ये पीएचडी का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कंप्लीट करने में 20 साल लगेंगे। हमें तो वो आइडिया चाहिए कि जो 3 साल में आप पीएचडी की रिसर्च भी मुकम्मल कर लें, आपको रिसर्च करनी भी आ जाए, और हम आपको 3 साल में पीएचडी की डिग्री अवार्ड कर दें। जैसे जैसे आपकी प्रिसीजन बेहतर होती चली जाती है, आप बहुत सारे सही में से सबसे ज्यादा सही को चूज करने लग जाते हैं, और बहुत सारे गलत में से सबसे कम गलत को चूज करने लग जाते हैं। सुसन ने दामाद को फोन किया और कहा कि आपकी सिस्टर इन लॉ के लिए रिश्ता देखने आ रहे हैं, तो आप भी आ जाएं। तो दामाद ने कहा, अंकल आप ही फैसला कर लें, मुझसे तो अपने बारे में भी गलती हो गई थी। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि हमारी जिंदगी के 3 मेजर फैसले कौन से होते हैं? जी कोई बताएगा? जी प्लीज। करियर के हवाले से और शादी के हवाले से। जी, हमारे जो 3 मेजर फैसले हैं उसमें एक एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट है, दूसरा हमारा करियर चॉइस है, तीसरा हमारा लाइफ पार्टनर सिलेक्शन है, मैरिज। कहते हैं योलो, यू ओनली लिव वंस। जिंदगी आपको एक ही बार मिलती है, और ये जो 3 डिसीजंस हैं, एजुकेशन, कैरियर और लाइफ पार्टनर, आपकी जिंदगी का मेजर हिस्सा इन 3 डिसीजंस के गिर्द घूमता है। अगर ये 3 डिसीजंस राइट हो जाएं तो आपकी जिंदगी शानदार हो जाती है, और अगर ये रॉन्ग हो जाएं तो आपकी लाइफ मिजरेबल भी हो सकती है। तो इन 3 डिसीजंस को कभी भी बाय चांस ना लें, बल्कि अच्छी तरह सोच समझकर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करें। शादी में मुझे एक लतीफा याद आता है कि शेरों की बारात जा रही थी, तो उसमें एक चूहा भी शामिल था, और वो बारात में डांस करता हुआ जा रहा था। तो किसी ने उससे कहा कि भाई शेरों की बारात में चूहा क्या कर रहा है? तो चूहे ने कहा, भाई परे परे हट जाओ, शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे। अभी मैंने एक साहब का सुना, वो कहते हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड था, 10 लोगों की आवाजें निकाल लेता था, फिर मेरी शादी हो गई, मेरी अपनी आवाज भी नहीं निकलती। आपसे मेरा अगला सवाल है कि गैलेप के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में कितने परसेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अपने काम में इंगेज्ड नहीं हैं? कोई बताएगा जी? जी एनी गैस? 80%। तो 87%। और आप देखेंगे ये नंबर बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है कि हमें अपना कैरियर क्यों चूज करना चाहिए, हम अपने कैरियर से क्या चाहते हैं? आंसर ये हो सकता है सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, एक ऐसी जॉब या कारोबार जिसे करने की हम सलाहियत रखते हैं, जिसे करना हम पसंद करते हैं और जो हमें अच्छा रिवॉर्ड करती है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर करने के बाद जो है वो बिजनेस कर लिया या सीएसएस कर लिया। ऐसे इंजीनियर मिलेंगे जो बाद में क्रिकेटर बन गए। अगर एक सीट, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी प्रोफेशन की हो, अगर उस आदमी को दी जाए जो डिजर्विंग भी है और पैशनेट भी है उसे करने में, तो कोई और इम्पैक्ट आएगा। और अगर आप देखें कि ये फिगर अलार्मिंगली बहुत ज्यादा हाई है। अगर इस सेक्शन को मैं समराइज करूं तो इसमें मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो हमारी कैरियर चॉइसेस हैं, उसके बाद जो आउटकम हमारे पास ग्लोबली आ रहा है वो ये है कि 87% जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम में इंगेज नहीं है। इस सेमिनार का जो बाकी हिस्सा है उसमें मैं ये प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा
कि वो कौन से रीजंस और चैलेंजेस हैं कि हम जो है प्रॉपर कैरियर सिलेक्शन नहीं कर पाते और अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और इन चैलेंजेस और रीजंस के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो सेकंड सेक्शन में मैं ये प्रेजेंट करूंगा लेयर्स इन एजुकेशन एंड करियर। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इसमें कितनी लेयर्स हैं। तो बताएगा जी रफली कितनी है। जी प्लीज। काइंडली कोई गेस है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे पहली लेयर है वो है प्राइमरी स्कूल। आप कह सकते हैं रफली क्लास 1 से क्लास 8। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल में मैट्रिक और ओ लेवल है। इसी लेयर पे कॉलेज है, एफएससी या ए लेवल्स। चौथी लेयर पे यूनिवर्सिटी है जिसमें अंडर ग्रेड डिग्री प्रोग्राम्स हैं। पांचवी लेयर पे यूनिवर्सिटी है जिसमें एमफिल डिग्री प्रोग्राम्स हैं। छठी लेयर पे यूनिवर्सिटी है जिसमें पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर लेयर पे आपको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आएंगे और उनको कोप अप करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने घर में अच्छी क्रिकेट खेलता है तो वो उस लेयर से नेक्स्ट लेयर पे जाता है और मोहल्ले में क्रिकेट खेलना शुरू करता है। वहां पे कंपटीशन हाई है क्योंकि हर घर का बेस्ट खिलाड़ी आया हुआ है। तो उस बच्चे को अपनी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को फर्दर इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल्स खेल के वही रहेंगे। अगर वो मोहल्ले की टीम में अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे नेक्स्ट लेयर पे जाता है जो कि उसकी कॉलोनी की टीम है। अगेन वहां पे कंपटीशन टफ है क्योंकि हर मोहल्ले का बेस्ट खिलाड़ी आया हुआ है। तो उस बच्चे को अपनी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को फर्दर इंप्रूव करना पड़ेगा, बट फंडामेंटल्स विल रिमेन द सेम। अगर वो कॉलोनी के लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट लेयर वो सिटी लेवल पे खेलता है, वहां अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर वो प्रोविंस लेवल पे आता है, उस पे अच्छा परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट लेयर पे नेशनल लेवल पे, उसके बाद नेक्स्ट लेयर इंटरनेशनल। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपने फील्ड में बेंचमार्क बनते हैं। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल्स को कभी मत छोड़ें। अगर आप किसी भी लेयर के ऊपर फंडामेंटल्स को छोड़ देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप कलेप्स कर जाएंगे। जो चंद फंडामेंटल्स मैंने अपने बड़ों से सीखे, वो सबसे पहला जो फंडामेंटल है वो अदब है, बाअदब बानसीब। दूसरा, वक्त की कदर। मेरे हजरत साहब फरमाते हैं जो टाइम पे आ नहीं सकता वो टाइम पे काम नहीं कर सकता। तीसरा, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। आप दुनिया में जितने बड़े लोग देखेंगे उनमें सच्चाई और दयानतदारी है। चौथा, हार्ड वर्क। मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं कि मेहनत कभी नहीं हारती। नंबर 5, फोकस। सूरज में बहुत आग है लेकिन कभी आग नहीं लगती, लेकिन आप सूरज की चंद रेस को फोकस कर दें तो कागज में आग लग जाएगी। तो फरमाया कि फोकस बहुत बड़ी ताकत है। छठा, हम्बलनेस। फरमाया अल्लाह के खजाने हर चीज से भरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के खजानों में आजिज़ी नहीं है, वो अल्लाह बंदे में देखना चाहते हैं। और सातवां जो फंडामेंटल है वो दुआ है। मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं कि दुआएं हो तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। तो आप इन लेयर्स में से किसी एक लेयर पे खेल रहे होंगे, और अगर आपने नेक्स्ट लेयर पे जाना है तो फंडामेंटल्स को मजबूत पकड़ें और अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करते चले जाएं ताकि आप उस लेयर पे अच्छा परफॉर्म करें और नेक्स्ट पे मूव कर जाएं। मैं मशरूबात की लेयर्स पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था छोटा बच्चा दूध, प्राइमरी स्कूल जूस, हाई स्कूल मिल्क शेक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रेड बुल और पेप्सी, और शादी के बाद दम वाला पानी। आपसे मेरा अगला सवाल है कि अज्यूम करें आप एक टीचर हैं और एज ए कैरियर आपने टीचिंग को चूज किया है, तो आपके कैरियर में एज ए टीचर कितनी डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं। जी काइंडली कोई बताएगा। जी प्लीज, कोई गैस है। यहाँ पे 10 डिफरेंट लेयर्स हैं। जो सबसे पहली लेयर है वो ये है कि यू आर ए टीचर, आप एक टीचर हैं। तो आप इंप्रूव करके लेयर 2 पे आते हैं तो यू कैन बिकम द बेस्ट टीचर ऑफ योर इंस्टीट्यूट। लेयर 3, आप लाहौर के बेस्ट टीचर हैं। से अगली लेयर है लेयर 4 कि आप नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब के बेस्ट टीचर हैं। लेयर 5, आप पंजाब के बेस्ट टीचर हैं। लेयर 6, आप पाकिस्तान के बेस्ट टीचर हैं। लेयर 7, आप साउथ एशिया के बेस्ट टीचर हैं। लेयर 8, आप एशिया के बेस्ट टीचर हैं। लेयर 9, आप दुनिया के बेस्ट टीचर हैं। लेयर 10, आप टीचिंग और रिसर्च में एक बेंचमार्क हैं तारीख इंसानी में। फॉर एग्जांपल, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, ये टीचर हैं और रिसर्चर हैं और ये तारीख इंसानी में बेंचमार्क हैं। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चाहे किसी भी लेयर पे हों, आपको
मोस्ट सूटेबल डिसीजन के लिए एडवाइस चाहिए होती है। ये 2009 की बात है। एक साहब कहते हैं मेरे 3 पीएचडी के स्कॉलरशिप हुए और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसमें से मैं किसको चूज करूं। तो अल्टीमेटली मैंने एडवाइस ली और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लैंड जाना चाहिए। लेकिन उसमें आगे फर्दर प्रॉब्लम्स आए कि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स दोनों में मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में थोड़ा एडमिशन प्रोसेस में डिले आ रहा था और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से मुझे एडमिशन लेटर आ गया। तो कहने लगे कि मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो 1970s में इंग्लैंड से पीएचडी करके आए थे उनसे एडवाइस ली कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जाना चाहता था, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने एडवाइस की कि बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड रैंकिंग में और क्वालिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से बहुत आगे है। और जब 1970s में हमने पीएचडी की थी तो उस वक्त सिर्फ पीएचडी की डिग्री काफी थी, लेकिन अब 2009 है और सिनेरियो चेंज हो चुका है। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, किस सुपरवाइजर की सुपरविजन में की है और किस टॉपिक में की है। तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड ही जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें। वो कहते हैं साहब कि अगर मैं ये कैरियर एडवाइस ना लेता और इसको फॉलो ना करता तो शायद आज मेरा कैरियर इतना शानदार ना होता। एक मिसाल है कि अगर 100 मीटर पे जमीन को खोदा जाए तो 100 मीटर के बाद पानी निकल आता है, लेकिन कहते हैं कि 95% लोग सारी जिंदगी जमीन खोदते रहते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। उसकी वजह यह है कि वहां पे पानी ही नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव द विजन ऑफ एक्सपर्ट्स जब आप अपने कैरियर के डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पे हर लेयर पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक लतीफे ने मुझे बड़ा फायदा दिया जो मैं अक्सर सुनाता हूँ। एक बच्चे के पास एक टॉफियों का पैकेट था और वो पार्क में बैठा हुआ था और एक के बाद दूसरी टॉफी खा रहा था। उस बेंच के दूसरे किनारे पे एक आंटी बैठी थी। तो जब वो काफी सारी टॉफियां खा चुका तो उस आंटी ने उससे कहा तुम्हें पता है जो ज्यादा टॉफियां खाते हैं उनकी उम्र कम होती है। तो बच्चे ने कहा आंटी आपको पता है मेरी नानों की उम्र 105 साल थी। उस खातून ने कहा कि वो टॉफियां कम खाती होंगी। बच्चे ने कहा नहीं आंटी वो अपने काम से काम रखती थी। जब हमने लेयर्स को अंडरस्टैंड कर लिया एजुकेशन और कैरियर की, तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग मोस्ट सुटेबल कैरियर। आपसे मेरा ये सवाल है कि जब हम अपने कैरियर पाथ को चूज करते हैं तो उसमें हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? जी कोई बताएगा काइंडली? जी प्लीज, एनी गेस? स्कोप का चैलेंज, इस फील्ड का स्कोप है या नहीं। हर लेयर के ऊपर बहुत सारे क्रॉस रोड्स आते हैं और हमें हर क्रॉस रोड के ऊपर कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपना कैरियर चूज कर रहे हैं तो क्या हम बाय चांस कर रहे हैं या बाय चॉइस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक साहब रेलवे स्टेशन गए और कहने लगे मुझे टिकट दे दें। तो उस साहब ने पूछा सर आपने कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कहीं का भी टिकट दे दें, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा सर आप पहुंचेंगे नहीं, आप भटकते रहेंगे। अगर आपने अपनी मंजिल पे वक्त पे पहुंचना है तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपने किस ट्रेन पे जाना है, किस स्टेशन पे वो ट्रेन आएगी, कितने बजे चलेगी, आपकी बोगी नंबर सीट नंबर क्या है। इसी तरह से अगर हम अपने कैरियर में बहुत स्पेसिफिक होके और इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं लेंगे तो हम कभी भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकते। एक कैरियर एडवाइजर कहते हैं कि मैंने बाय प्रोफेशन जब कैरियर एडवाइजर को चूज किया तो उससे पहले मैंने अपने कैरियर में 11 चांसेस लिए। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें अपने डिसीजंस बाय चांस लेने चाहिए या हमें ज्यादा एफिशिएंट डिसीजंस लेने चाहिए। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम तो कह रही थी कि खाने में चॉइस है लेकिन ये तो सिर्फ भिंडी का सालन बना हुआ है। तो बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा चॉइस तो है, दिल करे तो खा लें और दिल ना करे तो छोड़ दें। आपसे मेरा अगला सवाल है कि जब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स किसी गाइडेंस और सुपरविजन के बगैर अपने कैरियर के डिसीजंस लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा डायलेमा या सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं? कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से उन्हें काफी लॉस होता है? जी बताएगा कोई? सर उस फील्ड में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। काफी सारी चॉइसेस होती हैं और जैसे मैंने कहा वो उन चॉइसेस में से जो उनके लिए सबसे सही चॉइस है उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते। 2 साल पुरानी बात है, कैरियर एडवाइजर कहते हैं कि मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे मेरा बेटा जर्मनी में एमफिल करने के लिए जाना चाहता है कंप्यूटर साइंस में। इसका 2 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ है
पहली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 154 है और वो 2 लाख रुपए तकरीबन पर मंथ का स्टाइपेंड दे रही है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो रैंक नंबर 1 है जर्मनी की कंप्यूटर साइंस में, लेकिन वो स्टाइपेंड कोई नहीं दे रहे। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसे उस यूनिवर्सिटी में भेज दें जो रैंकिंग में 154 है और तकरीबन 2 लाख रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दे रही है। तो कैरियर एडवाइजर कहते हैं कि मैंने उनसे ये कहा कि आप इसे उस यूनिवर्सिटी में भेजें जो रैंकिंग में नंबर 1 है और स्टाइपेंड नहीं दे रही। आप थोड़ा सा पेन लेके 1-2 महीने के खर्चे के चंद लाख रुपए से दे दें, ट्यूशन फी वैसे ही माफ है। जब ये टॉप की यूनिवर्सिटी में जाएगा तो टॉप की जो कंपनीज हैं इसे अप्रोच करेंगी और इंशाल्लाह उम्मीद है इसे पार्ट टाइम जॉब अच्छी मिल जाएगी। कैरियर एडवाइजर की इस एडवाइस पे उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया और उस बच्चे को नंबर 1 यूनिवर्सिटी में भेजा। अब वो बच्चा जब वहां गया तो वही हुआ कि 1 से 2 महीने में उसे पार्ट टाइम अच्छी जॉब मिल गई और वो अपने खर्चे खुद उठा रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब उसका एमफिल भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। शौहर ने बीवी से पूछा कि आपने क्या देखकर मुझसे शादी का फैसला किया? तो बीवी ने शर्माते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस अपने घर की छत से 8-10 मरतबा आपको कपड़े और बर्तन धोते देखा था, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा मैं इन्हीं से ही शादी करूंगी। इसी तरह बीवी ने शौहर से पूछा, आपने क्या सोचकर मुझसे शादी का फैसला किया? तो शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, मुझे बचपन से ही बड़े-बड़े पंगे लेने का शौक था। आपसे अगला सवाल है कि जब आप अपने करियर के बारे में डिसीजन लेते हैं, तो वो कौन से 4 मेन फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं? जी, कोई बताएगा? जी, प्लीज़। जो 4 फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इंडस्ट्री और एकेडेमिया है। पेरेंट्स की अपनी सेट ऑफ चॉइसेस होती हैं, वो आपको खुश और कामयाब देखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि आप इन्हीं में से कोई कैरियर चूज़ कर लें। फ्रेंड्स कंफर्ट ज़ोन में फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो हम कर रहे हैं आप भी वही करें और द अदर वे अराउंड आप भी अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है, जो आपको नए ट्रेंड्स और नई जॉब ओपनिंग्स के बारे में बताता है, क्योंकि इंडस्ट्री ये चाहती है कि उन्हें राइट जॉब के लिए राइट पर्सन मिल जाए। और जो चौथा इन्फ्लुएंसर है वो एकेडेमिया है, जो वो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करता है। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैक्ट ये होता है कि हम सिर्फ वही चॉइसेस देख पाते हैं जो ये हमें दिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हमारी नजर से ओझल हो जाते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम उनमें से कोई कैरियर पाथ चूज कर लेते तो शायद हम और ज्यादा अच्छी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाते। इन्फ्लुएंसर्स के इम्पैक्ट पे मुझे एक लतीफा याद आता है। एक बच्चे ने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मम्मा मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि आपकी इजाजत के बगैर घर से बाहर जा सकूं। तो मम्मा ने कहा बेटा इतने बड़े तो आपके अब्बू भी नहीं हुए। तो अगर मैं इस सेक्शन को समराइज करूं तो मैंने इसमें चैलेंजेस प्रेजेंट किए जो हमें फेस करने पड़ते हैं कैरियर पाथ चूज करने में, और वो ये है कि हमारे पास हर लेयर के ऊपर, चाहे एजुकेशन की हो या कैरियर की हो, डिफरेंट क्रॉस रोड्स आते हैं और हमें चॉइस लेनी पड़ती है। और दूसरा इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जो अगला सेक्शन है उसमें मैं ये प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि ये जो डिफरेंट क्रॉस रोड्स आते हैं हम इसमें मोस्ट सुटेबल कैरियर डिसीजंस इसे ले सकते। एक बहुत फंडामेंटल सवाल है कि जब आप अपने एजुकेशन, कैरियर या लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो दोनों फैक्टर्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई या हाउ? जी, काइंडली कोई बताएगा? सर वाई। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैसेज आता है कि किसी को ब्लड की जरूरत है हॉस्पिटल में और आपने कभी किसी के लिए ब्लड अरेंज नहीं किया, आपको नहीं पता कैसे ब्लड अरेंज करते हैं। सिचुएशन नंबर 2, अल्लाह ना करे आपकी वालदा या वालिद हॉस्पिटल में है और उन्हें ब्लड की जरूरत है और आपने इससे पहले कभी ब्लड अरेंज नहीं किया। अगर दोनों सिचुएशंस में देखें तो हाउ सेम है लेकिन वाई डिफरेंट है। ये जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें अल्लाह ना करे आपके फादर या मदर को ब्लड की जरूरत है, आप किसी भी तरह हो ब्लड अरेंज कर लेंगे। हाउ इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि वाई बहुत स्ट्रांग है। मेरे रिस्पेक्टेड हजरत साहब फरमाते हैं कि गाड़ी बाहर के धक्कों से नहीं बल्कि अंदर की ताकत से चलती है। एक बच्चा था, वो तबीयतन बहुत काहिल और सुस्त था, तो उसकी मम्मा ने कहा कि हमने आपकी हेल्प के लिए आपके मामू से कहा है और उन्हें अमेरिका से एक मशीन भेजी है, तो बटन दबाएं तो जूते पॉलिश हो जाएंगे, बटन दबाएं यूनिफॉर्म इस्त्री हो जाएगा, बटन दबाएं आपका लंच रेडी हो जाएगा। तो बच्चे ने मासूमियत से कहा, मम्मा बटन कौन दबाएगा?
आपसे मेरा अगला सवाल है कि जब आप अपने कैरियर पाथ को चूज कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशन उसमें कौन सी है, कोई बताएगा जी? जी प्लीज। आपकी इनकम हलाल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 की बात है, मेरे एक दोस्त हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और उनकी जॉब चली गई। उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की तो उन्हें एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया और उसमें उन्हें काफी हैंडसम अर्निंग हो रही थी। उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मुझे डाउट है कि ये ठीक भी है या नहीं करना। तो मैंने कहा मुझे भी डाउट है, आप मोअज़्ज़ज़ मुफ्तियाने कराम से पूछें कि इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ है या नहीं। जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा ये बनाना जायज़ नहीं है। वो परेशान हो गया कि अगर मैं अब क्लाइंट को नो करता हूँ तो मेरी रेटिंग खराब हो सकती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे और मुझे इस वक्त पैसों की जरूरत भी है। तो हमने उससे ये अर्ज की कि हलाल के साथ अल्लाह की मदद है, आप जो है जो सही काम है वो करें। रिस्क का वादा अल्लाह का है, अल्लाह कहीं और से इंतजाम कर देगा। उसने हिम्मत की और उसने क्लाइंट को सच बता दिया। तो क्लाइंट ने कहा कि मैं आपकी ईमानदारी को अप्रिशिएट करता हूँ और जो है मैं आपकी रेटिंग को डाउन नहीं होने दूंगा और मैं ये किसी और से प्रोजेक्ट बनवा लूंगा। तो वो जो मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ने उन पे मजीद करम किया। इस वाक़े के तकरीबन महीने के अंदर ही उन्हें एक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब मिल गई। हमारे बड़े फरमाते हैं कि हलाल थोड़ा होता है लेकिन उसमें बरकत और सुकून होता है। हराम कसरत होती है, उसमें बरकत और सुकून नहीं होता। शौहर ने बीवी से कहा कि जो चोरी करता है वो पछताता जरूर है। तो बीवी ने रोमांटिक मूड में कहा कि जो शादी से पहले आपने मेरी नींदें चुराई थी उनके बारे में क्या ख्याल है? तो शौहर गुस्से से कहता है मैं बकवास कर तो रहा हूं कि वो पछताता जरूर है। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वो स्टेप्स प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो कर लें तो हम अपने एजुकेशन और कैरियर में मोस्ट सुटेबल डिसीजन ले सकते हैं एट ईच क्रॉस रोड। आप में से कोई बताएगा वो पॉसिबल स्टेप्स क्या हैं जी? जी प्लीज। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी क्या है। इसके लिए स्टैंडर्ड टूल्स अवेलेबल हैं और आप इनको अगर यूज करें तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी के मुताबिक कौन से कैरियर आपके लिए सूटेबल रहेंगे। इसके साथ साथ हम एथिकल कंसिडरेशंस को भी देखें कि कौन से कैरियर पाथ ऐसे हैं कि जिनमें हमारी इनकम हलाल है। अब मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी क्या है। इंटरेस्ट उस फीलिंग को कहते हैं कि आप किसी चीज या किसी बंदे के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। एप्टीट्यूड आपकी नेचुरल एबिलिटी है किसी काम को करने में। पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज का जो आपको बाकियों से यूनिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कैरियर में एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। अब जब आपका इंटरेस्ट देखा गया तो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट में है। तो आपने नैरो डाउन किया अपने कैरियर को और आप क्रिकेट में आ गए। अब जब क्रिकेट में 3 मेन चॉइसेस आपके पास आई कि बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है या विकेट कीपर। जब आपके एप्टीट्यूड को देखा गया, जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, तो वो बॉलिंग में है। और बॉलिंग में आगे फर्दर 2 ऑप्शंस आगे, स्पिन बॉलिंग या फास्ट बॉलिंग। तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो फास्ट बॉलिंग की तरफ है। तो आप नैरो डाउन होके फास्ट बॉलर के तौर पे आ गए। अब आपकी पर्सनैलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, शुएब अख्तर और वसीम अकरम दोनों फास्ट बॉलर हैं, लेकिन जो शुएब अख्तर की यूनिकनेस है वो स्पीड है और जो वसीम अकरम की यूनिकनेस है वो स्विंग है। तो अगर आप देखें इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और अगर पर्सनैलिटी की बेस पे कैरियर को चूज किया जाए तो आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से हिट कर सकते हैं। अगर आपने पहले स्टेप में अपना इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी सही तौर पे आइडेंटिफाई कर लिया, आपको अपना स्किल सेट पता चल जाएगा। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपने कैरियर ऑप्शंस देखने हैं। आपने जो करंट वर्ल्ड ऑफ वर्क है उसको एक्सप्लोर करना है। इस वक्त आपके पास 4,500 से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप जो कैरियर ऑप्शंस हैं उनको लिस्ट डाउन कर लें। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक स्किल सेट आ गया बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी, और दूसरा हमारे पास लिस्ट ऑफ कैरियर ऑप्शंस आ गई। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने किसी कैरियर एडवाइजर से प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैरियर एडवाइजर से प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में
कि जो आपका स्किल सेट है, जो आपने स्टेप 1 में आइडेंटिफाई किया था बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, उसके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल हैं, और ये कैरियर ऑप्शन की लिस्ट आप स्टेप 2 में कंपाइल कर चुके हैं। स्टेप नंबर 4 में जब आपको पता चल गया कि आपके लिए ये कैरियर सूटेबल हैं, तो आपने मोस्ट सूटेबल कोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे उन स्किल्स को प्रोड्यूस करने में जो आपके कैरियर के लिए जरूरी हैं। जब आपने वो कोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, जो स्टेप नंबर 5 है, उसमें सिंपली आपने वो इंस्टीट्यूट और वो डिग्री प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करने हैं जो वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और आपने उन डिग्री प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है और एडमिशन के लिए तैयारी शुरू कर देनी है, एंड यू आर रेडी टू हिट द कैरियर पाथ ऑफ योर चॉइस। जब आप अपने कैरियर पाथ को शुरू करें तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्टेप 6 में पुट 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी, और कभी भी रिजल्ट्स के बारे में बॉदर ना करें, क्योंकि रिजल्ट्स कभी आपकी मर्जी के आएंगे और कभी नहीं आएंगे। आप गिरेंगे, बहुत दफा गिरेंगे, लेकिन गिरें, उठें और चलना शुरू कर दें। जो हर हाल में चलते रहते हैं वो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जब आप 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी पुट करें और आपकी मर्जी के रिजल्ट्स आएंगे तो इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर आपकी मर्जी के रिजल्ट ना आए तो इट विल डबल योर एक्सपीरियंस, सो नथिंग टू लूज। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा गया आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा विद गुड डिसीजंस। तो उन्होंने कहा गुड डिसीजन कैसे आए, उन्होंने कहा विद एक्सपीरियंस। और उन्होंने कहा एक्सपीरियंस कैसे आया, उन्होंने कहा विद बैड डिसीजंस। तो अगर मैं इस सेक्शन को समराइज करूं तो ये मैंने आपके सामने एक 6 स्टेप प्रोसेस प्रेजेंट किया है। अगर आप इस 6 स्टेप प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करें तो आप अपने कैरियर में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, और उम्मीद है आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सकेंगे। जो लास्ट सेक्शन है इस सेमिनार का वो ये है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ राइट कैरियर डिसीजन एट राइट टाइम। अगर हम सही टाइम पर सही कैरियर डिसीजन लें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप अपना कैरियर बाय चांस चूज करते हैं या बाय चॉइस चूज करते हैं तो इन दोनों का क्या इम्पैक्ट आएगा, काइंडली कोई बताएगा। जी सर प्लीज। अगर बाय चांस अगर चूज करें तो आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है हमें मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर बाय चॉइस करें तो हम उन मुश्किलात को भी जो है ना फेस कर लेंगे। जी, अगर आप अपने कैरियर को बाय चांस चूज करते हैं तो जो टाइम, एफर्ट और मनी आप स्पेंड कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर बनेगी, वो खर्चा बनेगी। इस वक्त ऑन एवरेज एक अंडर डिग्री प्रोग्राम जो 4 साल का यूनिवर्सिटी में है उस पर 25 से 30 लाख रुपए तकरीबन खर्चा आ रहा है, और अगर आपने बाय चांस से डिसीजन ले लिया तो आपके ये पैसे, आपकी एफर्ट, आपका टाइम डूब जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान में उनमें से 89% अनएम्प्लॉयबल हैं। सिर्फ 11% ऐसे हैं जिनमें जॉब करने की सलाहियत है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या जब इन्होंने ये कैरियर चूज किया था तो क्या ये इन्होंने बाय चांस चूज किया था या बाय चॉइस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी किया था। अगर आप अपने कैरियर को बाय चॉइस चूज करते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कैरियर एडवाइजर, तो जो टाइम, मनी और एफर्ट आप स्पेंड करेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट बनेगी, जिसको एक साहब रोटी भी कहते हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। हमें ये सोचना चाहिए, एक सवाल है कि अगर एक कैरियर एडवाइजर को फॉर एग्जाम्पल हमें 50,000 रुपीज पे करना पड़े और वो हमें प्रॉपरली हमारे कैरियर के हवाले से गाइड कर दे, तो आप देखें कि ये जो 50,000 रुपीज हमने स्पेंड किए ये हमारी इन्वेस्टमेंट बनेगी, और जो आगे हम लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं और इतने साल मेहनत करने जा रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जो डिसीजंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नताइज हैं वो आकर रहते हैं। शौहर ने बीवी से कहा कि जमीला, शादी से पहले मैं तुम्हें जितनी बातें करता था उनमें से कौन कौन सी सच साबित हुई। तो जमीला ने शर्माते हुए कहा, वो जो शादी से पहले आप मुझे बार बार कहते थे जमीला मैं तेरे काबिल नहीं हूं। आपसे अगला सवाल ये है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर राइट स्टूडेंट राइट क्लासरूम में बैठा हो, यानी स्टूडेंट के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी की बेस पे उसको कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, और राइट पर्सन गेट्स द राइट जॉब। यानी अगर एक आदमी टीचर बनना चाहता है
और तो उसको जो जॉब है वो टीचिंग की ही ऑफर की जाए। हम अक्सर ये शिकायत सुनते हैं कि भाई जो स्टूडेंट हैं वो क्लास में सो जाते हैं या बैक बेंचेस पे सो रहे होते हैं। तो मुझे वो एक याद आता है कोट कि उस्ताद माँ से अजीम क्यों है, क्योंकि माँ अपनी लोरी से एक बच्चे को सुला देती है और उस्ताद अपने लेक्चर से पूरी क्लास को सुला देता है। तो ये सवाल है कि अगर इस तरह से हो जाए कि राइट स्टूडेंट राइट क्लासरूम में बैठा हो, राइट पर्सन को राइट जॉब मिल रही हो, तो क्या इम्पैक्ट आएगा एकेडमी और इंडस्ट्री पे, कोई बता सकता है जी? सर फिर आप आज ज्यादा मोटिवेटेड होकर और अपना काम को मतलब के प्रॉपर फोकस करते हैं अपने काम वगैरह पे। जी, देयर विल बी ऑर्गेनिक ग्रोथ। हम अपने काम को इंजॉय करेंगे। वर्क विल बी फन फॉर अस, इट विल नॉट बी अ पेन। ठीक है जी, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेस। एक रेस जरूर होगी लेकिन रैट रेस नहीं होगी। एक स्ट्रेस हो सकता है हो, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस होगी विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कैरियर में राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। आपसे इस सेमिनार का मेरा आखिरी सवाल है कि दो पॉम पॉम मैंने लिखे हैं। पहले पॉम से बनता है पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून। दूसरे पॉम से बनता है प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सा पैसा। जब आप अपने कैरियर को चूज करें तो आपके ख्याल में पहला पॉम कौन सा होना चाहिए जी, कोई पीस ऑफ बताएगा? माइंड सर। पीस ऑफ पीस माइंड सर। पीस ऑफ सर माइंड, प्लेंटी ऑफ मनी। प्लेंटी ऑफ मनी। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने कैरियर को डिसाइड करते हैं इस बेस पे कि पहले प्लेंटी ऑफ मनी हो, बहुत सारा पैसा हो, तो हो सकता है कि आपको जहनी सुकून मिले और हो सकता है आपको जहनी सुकून ना मिले। लेकिन अगर आप अपने कैरियर को चूज करते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, और आपका कैरियर डिसीजन एक इन्फॉर्म कैरियर डिसीजन है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कैरियर एडवाइजर, तो आपको जहनी सुकून, पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको पैसा जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज में आपको खुशी सुकून मिलती है तो आप उसमें बड़ी आसानी से एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं, आपके काम में क्वालिटी आती है। और जब आप किसी चीज में एक्सीलेंस हासिल कर लें और उसमें क्वालिटी आ जाए तो आपके पास पैसा जरूर आता है। अगर मैं आज के सेमिनार को समराइज करूं जिसका टाइटल है मेक मोस्ट सूटेबल डिसीजन इन योर एजुकेशन कैरियर एंड लाइफ, तो मैंने आपको कैरियर के 10 लेयर्स बताए थे जिसमें आखिरी लेयर थी बिकम अ बेंचमार्क। अगर आप अपने कैरियर में बेंचमार्क बनना चाहते हैं तारीख इंसानी में, तो आप अपनी एजुकेशन, कैरियर और लाइफ में मोस्ट सूटेबल डिसीजन लें अंडर द गाइडेंस ऑफ ए गुरु और मेंटोर। और हर लेयर पे अपना जो फंडामेंटल्स हैं उनको मजबूती से पकड़ें और अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करते चले जाएं, तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट कोट है और वो ये है कि गुरु की हर बात गुर होती है, गुर को नहीं गुरु को पकड़। ये वो रेफरेंसेस हैं जो मैंने इस सेमिनार को तैयार करते हुए इनसे मैंने मटेरियल यूज किया है। ये 2 टेड टॉक्स हैं। आप सबकी मोहब्बत, तवज्जो और इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझसे पूछ लें, अगर मुझे जवाब आ गया तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, वरना अपने रिस्पेक्टेड हजरत साहब से पूछ के बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर।